नमस्कार, मैं हूं शिखा ठाकुर और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सिर्फ भारत की सीमाओं को नहीं बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को भी बहुत करीब से देखा है। जब देश गलवान की आग से जूझ रहा था, जब चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर तनाव अपनी चरम पर था, तब भारतीय सेना की कमान जिन कंधों पर थी वो आज हमारे साथ मौजूद है। एक ऐसा नाम जो सिर्फ यूनिफॉर्म और मेडल तक सीमित नहीं रहे बल्कि डिसिप्लिन और डिफिकल्ट ट्रूथ से भी उनका नाम जुड़ा हुआ है। इन दिनों उनकी ये किताब द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड की खूब चर्चा हो रही है और उससे भी ज़्यादा चर्चा है उनकी अनपब्लिश्ड मेमोर। उनकी बहुत चर्चा है जो कि सिर्फ सत्ता के गलियारों तक नहीं बल्कि संसद तक हलचल मचा चुका है। आज बातचीत सिर्फ इस किताब की नहीं होगी, आज बातचीत होगी पावर, पॉलिसी, वॉर रूम और उन डिसीजंस की जो हेडलाइंस में ही नहीं बल्कि हिस्ट्री में ज़रूर बदल रही थी। स्वागत कीजिए, जनरल नरवणे इस समय हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। शुक्रिया शिखा, और मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, ख़ास करके कि मैं अपनी नई किताब द क्यूरियस और द क्लासिफाइड के बारे में बात कर सकूँ जी ताकि और अपने जो नागरिक हैं उनको पता चले फ़ौज के बारे में। जी, लेकिन सर जैसे ही मैं आपकी किसी भी किताब को अपने हाथ में उठाती हूँ, मुझे समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्यूरियस होगा, क्योंकि इसमें जो जानकारी होती है वो मुझे लगता है कि भारत का हर एक व्यक्ति जानना चाहेगा। लेकिन सर, एक पर्सनल क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपसे पूछ लूँ। एक व्यक्ति जब तक गोलियों से खेलता रहा है, जो बॉर्डर पर जिसकी निगरानी रही है, जिसकी चौकसी रही है, जब वो कलम से खेल रहा था और शब्दों के साथ खेल रहा था, तो उसे कैसा अनुभव हुआ? देखिए, कई लोगों को लगता है कि फ़ौज में जब जाते हैं तब सारे एडवेंचर ही एक्टिविटी होते हैं और कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती। जी जब मैं एनडीए गया था, मैं भी इसी गलतफहमी में गया था कि एनडीए में जाऊंगा तो पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा लेकिन फ़ौज में जी पढ़ना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है। हम्म, सिर्फ फ़र्क यह है कि फ़ौज में रहते हुए आप मिलिट्री रिपोर्ट लिखते हो या मिलिट्री पॉलिसी पेपर लिखते हो। जी अभी रिटायर होने के बाद मैं दूसरे तरीके की लिखाई कर रहा हूँ, जी तो लिखना तो पड़ता ही है, जी सिर्फ जो है रुख उसका बदल गया जाता है। है। सर, जैसे ही आपकी ये किताब आई है, मिस्ट्री से इसका जुड़ाव, लोग कह रहे हैं कि मिस्ट्री इसमें आपको निकल कर आएगी, जो मिथ्स हैं सेना को लेकर के वो क्लियर होंगे। तो सर, क्या वो फैक्टर्स रहे जिसको देखते हुए आपको लगा कि ये किताब लिखनी चाहिए, और जो अनसेड एक तरीके का पहलू है सेना का, क्या इस किताब के माध्यम से वो नजर आएगा? देखिए, कई ऐसे किस्से थे जो जी मेरे दिमाग में थे कि इसके ऊपर एक किताब का तो आइडिया नहीं था, लेकिन किस्से थे कि हम इसको कैसे पहुंचाएं और किस किस तरीके से इसका प्रचार करें। लेकिन जब मैं इसके बारे में अपने दोस्तों से, अपने फ़ौजी दोस्तों से बात कर रहा था, तो आश्चर्य की बात यह है कि उनको भी इसके बारे में मालूम नहीं था। जी तब मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जब फ़ौजियों को ही मालूम नहीं है हम्म तो फिर आम नागरिक को तो बिल्कुल ही पता नहीं होगा, जैसे कि ये कोई क्लासिफाइड चीज़ हो। जी हालांकि इसमें कोई क्लासिफाइड चीज़ नहीं है। ये अगर कोई चाहे तो वो इंटरनेट पे जाके पूरा इसके बारे में जानकारी निकाल सकता है। जी लेकिन तब ये मेरे दिमाग में विचार आया कि इस तरीके का हम एक किताब लिखें जिसमें ऐसे रोमांचक किस्से हो फ़ौज के बारे में। जब मैं फ़ौज कहता हूँ मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी, जी जिससे कि अपने देशवासियों को पता चले कि हमारी फ़ौज क्या है, इनके रीत रिवाज क्या है, और क्या इनको और कैसे ये रीत रिवाज इनको मजबूत बनाती है कि जो सरहद पर तैनात होकर अपनी ड्यूटी निभा पाते हैं। सर, और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी सच्चाई भी है, क्योंकि मिलिट्री लाइफ से जो सिविलियन लाइफ होती है वो बहुत अलग होती है। हम भी जब कहीं बैठते हैं तो हमें भी लगता है कि हाउ शुड वी बी बिहेविंग। तो सर, इसमें इस किताब में जो ट्रेडिशंस हैं जो फॉलो होते हैं, क्या ये भी अनवेयर होता है? ये भी नज़र आता है? ट्रेडिशंस के बारे में जानकारी हाँ जी, मिलेगी? कस्टम्स और ट्रेडिशंस, इसके बारे में भी जिक्र है इसमें, और कैसे इन ट्रेडिशन कभी अजीबोगरीब भी लगते हैं, कभी मज़ेदार भी लगते हैं, जी लेकिन इन ट्रेडिशंस के बदौलत ही हम इतनी ताकतवर फ़ौज बनी। जी सर, कुछ शब्दों का भी जिक्र है, जैसे चक दे फट्टे है, बदलू राम का बदर है। इस ये सारे जो टर्म्स हैं, ये लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो इन शब्दों का उपयोग होना या ऐसा होना, ये भी क्या ट्रेडिशन का एक हिस्सा होता है?
आपने जिक्र किया है चक दे फट्टे का। जी तो ये जो चैप्टर है इस किताब में वो मेरा भी सबसे प्रिय चैप्टर है, जी क्योंकि मैं सिख लाइट इन्फेंट्री में मैंने सर्विस की है, मेरे कमीशन सिख लाइट इन्फेंट्री में है। तो लाजमी है कि मैं चक दे फट्टे जैसे शब्दों से ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। लेकिन जो भी मैंने लिखा है, हर कहानी का जो जड़ है वो किसी न किसी फ़ौजी इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये ऐसे ही नहीं निकाल के एक लिख दिया। तो ख़ास करके जैसे चक दे फट्टे है, आज के ज़माने में हम ऐसे ही उसका इस्तेमाल कर देते हैं एक दूसरे को जोश दिलाने के लिए कि चक दे फट्टे। वो मूवी भी थी चक दे जिसमें शाहरुख खान जी स्टार किया था। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि इसका जो ओरिजिन है वो मुग़ल और सिख के बीच में जब लड़ाई होती थी, तब सिख सेना घोड़ा सवार मुग़लों के कैंप पर हमला करते थे। जी और जब वो हमला करके लौटते थे, तब जो लकड़ी के पुल बने थे उस समय, उनके ऊपर जो फट्टे थे उसको उठा लेते थे और एक दूसरे को प्रोत्साहन देते थे चक दे फट्टे, ताकि मुग़ल सेना उनका पीछे ना कर पाए। जी तो इसका जो है रणभूमि में इसका ओरिजिन है, जो कि आज किसी को मालूम नहीं है या बहुत कम लोगों को मालूम है। इसी तरह बाकी कहानियाँ भी रोमांचक है, लेकिन ओरिजिन जिसकी जड़ हमेशा और या तकरीबन किसी न किसी मिलिट्री हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। सर, आपने ये पूरी किताब लिखी, काफ़ी रिसर्च किया होगा, काफ़ी सारा अनुभव भी आपका रहा होगा। कोई ऐसा वाक़या जो आपको फ़ौरन याद आता है और आपको लगता है, क्योंकि मुझे लगता है सर आम बोलचाल की भाषा में शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपने बताया कि ओरिजिन क्या है, लेकिन कोई ऐसा वाक़या जो आपको लगता है कि एक इंस्पिरेशन भी है, ये बुक पढ़ने के बाद लोग इंस्पायर भी होंगे? अभी इतना सारा लिखा है, उसमें से एक वाक्य निकालना याद रखना तो एकदम से दिमाग में तो नहीं आता। जी लेकिन आखिर में मैंने शायद लिखा है, लास्ट चैप्टर है, दैट यू मस्ट लर्न टू लेट गो विद ग्रेस, कि जब आप रिटायर होते हो, अपना काम करना था वो आपने कर लिया है, अभी पीछे मुड़ के मत देखो। आगे बढ़ो। नई ज़िंदगी शुरू हो रही है रिटायरमेंट के बाद, तो लेट गो। जैसे कि नरवणे सर, आपने भी एक नई जिंदगी शुरू की है एक लेखक के तौर पर। सर, जब भी एक व्यक्ति किताब लिखता है तो पीछे क्या कुछ हुआ है, एक इतिहास क्या रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपका अनपब्लिश्ड मेमोर है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जब आप ये किताब लिख रहे थे सर, तो आपको ऐसा लगा कि जो भी पीछे हुआ है या फिर वो पब्लिश अब तक नहीं हो पाई है, उसकी कोई ऐसी बात जो आपके दिमाग में रही हो, या फिर एक तरीके का झिझक, क्या ऐसा कभी रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद मैंने एक और किताब लिखी है, जी। वो मेरी पहली पब्लिश किताब है, जी। एक मर्डर मिस्ट्री, राइट सर। कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी। वो भी लिखा है मैंने, वो एक पूरा फिक्शन था, एक उपन्यास। और उसके बाद मैंने ये लिखा है। तो लिखने में जो लेखक को जो आइडिया आता है वो उसके ऊपर वो लिखेगा, और झिझक करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो लेखक जो क्रिएटिविटी है, एक राइटर को अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करना होता है, चाहे वो फिक्शन में हो, नॉन फिक्शन में हो। जैसे ही पेंटर भी अपने क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करता है, कभी वो ऑयल में करता है, कभी वो वाटर कलर करता है, कभी वो लैंडस्केप करता है, कभी पोर्ट्रेट करता है। इसलिए लेखक को भी अलग अलग चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और कहाँ आप कामयाब होंगे, जैसे मैं वो फिक्शन की किताब लिखी, मुझे नहीं पता था कि लोग मानेंगे या नहीं कि एक आर्मी ऑफिसर वो फिक्शन कैसे लिख रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो अपने आप को चुनौती देनी चाहिए कि मैं नए चीज़ें करूं। सर, एक सेना अध्यक्ष के तौर पर गलवान जैसी जो अभूतपूर्व एक स्थिति थी, उससे भी आप रूबरू हुए हैं, क्योंकि सर ये आम लोगों में, आम जनमानस में ये क्यूरियोसिटी होती है समझने की। एक तरीके से आप देखते हैं सर कि हेडलाइन में वॉर चल रही है, बॉर्डर्स पर वॉर चल रहे हैं, अभी वॉर की स्ट्रैटेजी बहुत बदल गई है। तो जब गलवान वाली घटना थी, उस समय आप सेना अध्यक्ष थे, क्या बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है सर, अगर आपके एक्सपीरियंस से मैं पूछूं? देखिए, बॉर्डर पर तनाव वाली कार्रवाई जो है वो तो हमेशा होती ही है जी। हमारे पाकिस्तान के साथ भी एलसी है, वहाँ पर भी तनाव है। चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC है, वहाँ पर भी अक्सर ऐसे घटनाएं होती रहती है। तो
ये नहीं कि ये पहली बार ऐसी घटना हुई है, पहले भी हुई है, भविष्य में भी होंगे, और इससे निपटने के लिए कई हमारे तरीके हैं। तो जैसे जैसे वो होता है और कितने लेवल पर और कितने दर्जे पर पहुंचता है, उसका हिसाब किताब लगाते हुए हम अपना जो अगला प्लान बनाते हैं। तो ये कोई नई बात है, ना कोई अनोखी बात है। तो ये इसीलिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है, यही हमारा तो काम है, ब्रेड एंड बटर हमारा वही है कि देश की सुरक्षा करना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, बॉर्डर की सुरक्षा करना। लेकिन सर इस दौरान क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी एक सेना अध्यक्ष को उस समय फील होता है? क्या उसे भी ओबे करने की ज़रूरत पड़ जाती है? देखिए, हमारे रोज़ के कामकाज में कोई ऐसे पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता। हमें मालूम है हमारा टास्क क्या दिया हुआ है। हर यूनिट को एक टास्क है जी। कि किसी यूनिट का टास्क हो सकता है बॉर्डर गार्डिंग, किसी यूनिट का टास्क होता है काउंटर टेररिस्ट रोल। तो हमें मालूम है क्या रोल है, क्या टास्क है, और वो टास्क कैसे करना है वो उस ओहदेदार की जिम्मेदारी है। वो फिर हम नहीं कहते कि आप एक्स वाई या जेड करो, वो छूट पूरी कमांडर को दी जाती है। और मैंने सर हमेशा सेना के अंदर ये जज्बा देखा भी है, जो जवान होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि आप परमिशन दीजिए एंड वी आर जस्ट ऑन गोइंग ऑफ द स्टेज। सर ये ऊर्जा एक सेना अध्यक्ष के तौर पर कैसे डिसेमिनेट होता है, कैसे उस वर्ग तक पहुंचता है, एंड व्हाट मेक्स देम सो करेजियस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? ये मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सेना अध्यक्ष से शुरू होता है, वो एक्चुअली नीचे से शुरू होता है जी। और मुझे जोश अपने जवानों से मिलता है, ना कि मैं जवानों को जोश दे रहा हूँ। क्योंकि मेरे जवान जोशीले हैं, क्योंकि मेरे जवान बहादुर है, इसलिए मुझे भी जोश आता है। तो सब जो है श्रेय जो है वो उनको जाना चाहिए। सर संसद में आपकी किताब को लेकर के चर्चाएं भी हुई, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट फैक्ट ऑल्सो। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उनके स्टेटमेंट्स को हालांकि पब्लिश नहीं था, लेकिन उसे संसद से लेकर के लोगों तक लहराया गया। एक सेना अध्यक्ष के तौर पर जब आपने पहली बार ये सुना, आपका पहला रिएक्शन क्या था? पहले बात तो जब ये सारा मामला किस्सा हो रहा था, मुझे तो कोई मालूम भी नहीं था कि ऐसे कुछ हो रहा है जी। शायद 2, 4, 6 घंटे के बाद किसी ने फ़ोन किया कि आप तो न्यूज़ में हो, आपने देखा? मैं कहा मैं क्यों न्यूज़ में हूँगा, मैं तो अभी रिटायर्ड हूँ। कहा नहीं कि ज़रा टीवी देख के देखो कि क्या हो रहा है। लेकिन जब मैंने सारा वो देखा, मैंने सोचा कि इसमें जो है मेरा कोई हाथ नहीं है, और ना ही मैं चाहता हूँ कि फ़ौज को जो है ना राजनीति में लाया जाए। और ये मेरा हमेशा यही कहना रहा है कि फ़ौज को, आर्मी को, आर्म्ड फोर्सेस को राजनीति से दूर रखें, क्योंकि वही हमारे देश की शक्ति है। और हम अपने पड़ोसी देशों को देखते हैं वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, तो उससे हमें और ये ऊर्जा मिलनी चाहिए कि आर्मी और पॉलिटिक्स ये अलग अलग रखे जाए। तो मेरे दिमाग में पहला पॉइंट तो यही था कि हमें इससे दूर रखो। बट सर अभी भी ऐसी स्थिति है कि लोग बहुत अनअवेयर हैं। उस बात में जो राहुल गांधी ने बात कही थी उसमें कितनी सच्चाई थी? उन्होंने कहा कि जो स्थिति वहाँ पर है उसको वैसे ही छोड़ दिया गया। पीएम ने कहा डू वट एवर यू लाइक टू डू। तो एक पीएम के तौर पर या जो कंट्री का नेतृत्व कर रहा है वो सेना को ये बात कहता है, ये बात जो राहुल गांधी ने उठाई है उसमें कितनी सच्चाई है? मैं इसका ये कहूँगा कि किसी भी इंसान को, किसी भी नागरिक को अपने देश पे और गवर्नमेंट पे और अपने सेना पर भरोसा होना चाहिए कि अगर वो कोई चीज़ कह रहे हैं तो वो सही चीज़ होगी। बार बार उसमें कोई नुक्स निकालने की कोशिश करना या बाल की खाल उतारना वो सही बात नहीं है। और अगर आपने विश्वास नहीं करना तो जितना मर्जी हम सबूत दे, आप फिर भी विश्वास नहीं करोगे। जहाँ तक गलवान का आप जिक्र करते हो, वो पूरे दुनिया ने टीवी पर देखा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीन के फ़ौज अपने बंकरों तोड़ के वापस गई है। तो अगर वो जीत नहीं है तो क्या है? और उसको भी अगर आप जीत नहीं मानते तो और क्या हम कह सकते हैं? आप अपने विचार रखें, ओपिनियन रखो, मैं तो उसको बदली कर नहीं सकता। लेकिन सर अगर ये नेगेटिव कॉनोटेशन में है तो राहुल गांधी तक ये बात किसने पहुंचाई, और इसे नेगेटिव कॉनोटेशन आपके हिसाब से किसने बना दिया इफ इट वाज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन? वो इट इज़ योर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। वो इट कैन ग्लास हाफ फुल भी हो सकता है, ग्लास हाफ एम्प्टी भी हो सकता है जी। तो आपने किस नज़रिए से देखना है, वो नज़रिया तो हम तो नहीं बता सकते किसी को। जी।
वो आपका खुद ने सोच विचार करना है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। और हमेशा मैं यही कहता हूँ कि जो भी कार्रवाई कोई करे, चाहे किसी भी ओहदे पर हो, दर्जे पर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो, जो भी आप करो, कहते हो, करते हो, करने से पहले ये सोचना है कि क्या ये राष्ट्र के लिए अच्छा है या नहीं। क्या ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये फॉरवर्ड करने से भेदभाव बढ़ेगा या एकता बढ़ेगी। हमेशा सोचो कि देश के लिए क्या अच्छा है, फिर ही जो कहना है या बोलना है वो करो। तो सर मतलब ये माना जाए कि राहुल गांधी ने जो कहा वो गलत कहा, और जो पॉजिटिव कॉन्नोटेशन में संभवतः आप कह रहे थे उसको नेगेटिव बनाया गया। दिस इज व्हाट यू मीन? मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। सर अगला सवाल है, 31 अगस्त को ईस्टर्न लद्दाख पे सर हुआ क्या था? क्योंकि वो स्थिति जो है अभी चर्चा का विषय बनी हुई है, और क्या आपको लगता है कि वो फैक्ट लाना ये क्या आपकी किताब के पब्लिकेशन में या पब्लिश होने में एक रुकावट की एक वजह बना? डू यू फील सो? नहीं, अब जो भी वहाँ कैलाश रेंजेस में हुआ और उसके बाद जो 10 राउंड या 12 राउंड टॉक्स के हुए, जिससे उसके पश्चात जब पीएलए वापस गई है, उसके ऊपर तो इतना सारा रिपोर्टिंग हुआ है, उसमें कोई छुपी हुई बात तो है ही नहीं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसके तत्पश्चात ही वो पीएलए वापस गई है, वो तो सबको मालूम है। तो इट इज़ नथिंग सीक्रेट अबाउट इट। So you feel that has not caused any kind of a hindrance नहीं, in all the process? मुझे नहीं लगता। सर चीन को आपने बहुत करीब से देखा है, क्या आपको लगता है कि भारत ने चीन की उस स्थिति को सिर्फ एक सीमा विवाद समझने की गलती की, and they responded little late? We responded little late? नहीं, हमने जो भी कार्रवाई की वो सोच समझ के कार्रवाई की। ऐसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और जो भी हमने कार्रवाई की वो होल ऑफ नेशन एफर्ट था। इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व था, डिप्लोमेट्स भी इन्वॉल्व थे, आर्मी तो इन्वॉल्व ही थी, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल यूनिट्स है, सिविलियन अधिकारी है वहाँ पे, वो भी इसमें इन्वॉल्व। और एक होल ऑफ नेशन के एफर्ट से ही जो हम कर पाए वो, और जो जीत हम कामयाबी हासिल कर पाए वो इसके वजह से था, ना सिर्फ आर्मी के वजह से। सर चाइना को आपने बहुत करीब से देखा है, सेना अध्यक्ष रहते हुए भी और वैसे भी अलोंग आपके पूरे टर्म में भी। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से बड़ा थ्रेट चाइना है भारत के लिए? लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटर तो हमेशा चाइना ही रहेगा। वो पड़ोसी देश है, हमसे कई गुना बड़ा है। इनके साथ हमारी अनसेटल्ड बाउंड्री है, जिसके वजह से ये तनाव ऊपर नीचे होते रहते हैं जी। और अनसेटल्ड बाउंड्री होने की वजह से वहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ती है। बाउंड्री प्रॉब्लम अगर सुलझ जाए तो अपने आप दोनों देशों के बीच का जो रिश्ता है वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि बाउंड्री प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिजॉल्व करें। लेकिन सर ये हो कैसे? क्योंकि आपने जब इस पूरे मसले को करीब से देखा होगा, देयर मस्ट बी सम प्रोज एंड कॉन्स जो आपको लगा होगा कि ये चीज़ें हैं जो आड़े आता है और आता रहा है एक लंबे अरसे से, इंदिरा गांधी के समय से। तो आपको क्या लगता है सर इसका रेजोल्यूशन क्या है? क्योंकि सर एक पावर बनने की होड़ तो हर किसी में है, और चाइना इज अमंग वन ऑफ दोज कंट्रीज जो पावरफुल बनना चाहता है। देखिए, ऐसे कोई मसला नहीं है जो कि बातचीत के ज़रिए हल नहीं हो सकता। और हम हमेशा यही कहते आए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी यही कहते आए कि रिजॉल्व डिफरेंसेस थ्रू डायलॉग। तो हम बातचीत करेंगे और जितने आप बातचीत करते हो उतने एक दूसरे को समझते हो और जो फासला है वो कम होता जाता है। जैसे ही फासला कम होता जाता है तो अपने आप फिर वो समझौता हो जाता है। और समझौता हमेशा ऐसे होना चाहिए कि दोनों साइड को लगना चाहिए कि हम जीते हैं। विन विन सिचुएशन होना चाहिए, जो कि जब होगा तभी जो है जो भी मसला हो, चाहे वो युद्ध हो चाहे एक बाउंड्री सेटलमेंट हो, तभी वो उसका हल हो सकता है। और बातचीत जारी है, ये नहीं कि बातचीत जारी नहीं है। और 2, 4, 6, 10 जितने भी राउंड लगे वो करने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि कभी ना कभी ये बाउंड्री प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके ऊपर एक 2005 में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। जी।
political parameters and guiding principles for the resolution of the India-China boundary question. तो एक एग्रीमेंट है जिसके ज़रिए हम बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं और रिजॉल्व कर सकते हैं। सर इफ़ आई मे आस्क, इस वाले अग्रीमेंट में, क्योंकि सर स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है, प्रिपेयर्डनेस बढ़ी है पहले से, क्या आपको लगता है स्थिति और स्पष्ट हुई है? और जिस अग्रीमेंट की आप जिक्र कर रहे हैं सर, उसके बाद भी घटनाएं हुई हैं, तो उस अग्रीमेंट में ऐसा क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? तो उस एग्रीमेंट में यही कुछ स्टेप्स दिए गए थे कि कैसे उन स्टेप्स के करने से वो आगे हम बढ़ सकते हैं टुवर्ड्स रेजोल्यूशन। लेकिन ये अप डाउन तो होते रहते हैं रिलेशंस में, अपने आपसी रिलेशंस में भी अप डाउन्स होते हैं, देशों के बीच भी रिलेशंस अप डाउन होते रहते हैं। तो लेकिन गलवान के बाद 2020-21 में जब ये सारा हम एक दूसरे से बंकर सारा तोड़ के वो वापस गए, उसके बाद जो बॉर्डर की स्थिति है वो थोड़ी मजबूत हो गई है, और इस मजबूती के वजह से मेरे ख्याल वो रेजोल्यूशन की जो अपेक्षा है वो बढ़ जाती है। सर ऑपोजिशन बहुत सारे क्लेम्स करता है, वन ऑफ दोज क्लेम्स इज इन्वेजन को लेकर के कि चाइना काफ़ी अंदर तक आ गया और हम कुछ नहीं कर पाए। सेना अध्यक्ष होते हुए जब ये बातें भी आपने सुनी होंगी, जैसा कि सर अभी आपने कहा भी कि कुछ मिलिट्री लेवल पर होता है, कुछ डिप्लोमेटिक लेवल पर होता है। एक सेना अध्यक्ष होते हुए जब आपकी तैनाती वहाँ थी, मुस्तैदी वहाँ थी, इस तरीके की जो पॉलिटिकल कॉनोटेशंस होते हैं, जब आप सुना आपने, तो लोग उसमें सच्चाई तलाश रहे थे। सर सच क्या है आज हर कोई जानना चाहता है। सच तो मैं पहले ही बोल दिया कि आपने देखा खुद की आंखों से कि पीएलए वापस जा रहा है। जब पीएलए वापस जा रहा है इसका मतलब हम उसके ऊपर प्रभावी है, तो और क्या सबूत दे सकते हैं हम। और उसके ऊपर भी विश्वास नहीं करना है तो फिर सर इससे पहले आपकी मर्जी। जी सर, इससे पहले कांग्रेस ने अग्निवीर पॉलिसी को भी काफ़ी, उसका भी मुद्दा काफ़ी उठाया, और आपकी किताब के हवाले से भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। एक पूर्व थल सेना अध्यक्ष के तौर पर क्या आपको लगता है कि सैन्य आवश्यकता से ज़्यादा ये कंपल्शन था करना? नहीं, देखिए, जब आप एक किसी चीज़ को इन आइसोलेशन देखते हैं तब वो पूरी बात समझ में नहीं आती। तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि 1975-76 तक कोई ऐसे पेंशनेबल सर्विस नहीं थी जवान के लिए। जवान सिर्फ 7 साल सर्विस करता था और घर जाता था। अब और उसमें से कोई रिटेंशन नहीं था, 100% घर जाते थे 7 साल के बाद। वो एक एचआर पॉलिसी थी। 75-76 में वो एचआर पॉलिसी बदली हुई, वो 7 साल से 15 साल कर दिया और पेंशनेबल सर्विस कर दिया। अभी इस नए पॉलिसी में कुछ लोग 4 साल सर्व करेंगे और रिलीज़ होंगे विथ अ कॉर्पस, और कुछ एब्जॉर्ब होके वो भी फिर आगे तक जाएंगे 15, 20, 25 साल सर्विस तक। तो ये एचआर पॉलिसीज़ तो बदली होते रहते हैं, तो एक नई पॉलिसी लाने में कोई हर्ज नहीं है। और वो पॉलिसी कितनी कामयाब होगी, कितनी अच्छी है, उसमें क्या और बदलाव लाने की ज़रूरत है, वो जैसे जैसे वो पॉलिसी का अमल किया जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन शुरू में कहना कि ये बकवास आइडिया है, वो कैसे कह सकते हो आप? यू हैव टू गिव इट अ चांस टू सक्सीड। और लोग कहते हैं कि नहीं, इतने कम सर्विस में वो कैसे काम कर पाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो सबसे फर्स्ट सेना मेडल गैलेंट्री जो मिला है अग्निवीर को, वो मेरे यूनिट से है जी, सिपाही कुलवीर सिंह की, जिसकी सिर्फ 2 साल सर्विस है। जी, तो 2 साल सर्विस ने उसने इतनी बहादुरी दिखाई है। ये ज़रूरी नहीं कि आप 20 साल के बाद ही बहादुरी दिखाओगे। तो एक स्कीम जो है वो चल सकती है, इसमें कोई और जो जवान आ रहे हो, नाम ही तो बदली हुआ है। पहले वो रिक्रूट कहलाता था, वो अभी वो अग्निवीर कहलाता है। वो जवान तो वही है। सर सर्विस में रहने के दौरान आपने कई दफ़े आपने बातें की है, थिएटर कमांड को लेकर के भी आपने जिक्र किया है। क्या मतलब है इसका, क्या मायने था? क्या सर ये जो एक अप्रोच है, टुगेदरनेस की जो अप्रोच है, वो तो है ही हमारे डिफेंस में, लेकिन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की बात करें, क्या इससे उसका कुछ ताल्लुकात है? देखिए, जैसे युद्ध की प्रक्रिया जो है जैसे जैसे बढ़ती गई है
और इसमें और चुनौतियाँ आई हैं। तो आर्मी अपना काम करती है, एयरफोर्स अपना काम करती है, नेवी के हम थोड़ा दूर रखेंगे, लेकिन आर्मी और एयरफोर्स का हमेशा ज़्यादा साझा तालमेल होता है। रहता है, क्योंकि और एयरफोर्स और नेवी का ज़्यादा होता है। राइट सर। तो पुराने ज़माने में जब क्लियर कट बाउंड्रीज होते थे, तब एयरफोर्स अपना काम संभाले, आर्मी अपना काम संभाले, एक अपने अपने कमांडर अपना टास्क जो दे रखा है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, वो काफ़ी आसान था। लेकिन अभी जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, अभी देखिए ड्रोन्स हवा में उड़ते हैं, लेकिन आप ये कह नहीं सकते कि ड्रोन सिर्फ एक एयरफोर्स ही करेगा। ड्रोन्स तो अभी हर कोई उड़ा रहा है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन की जो ज़रूरत है वो और बढ़ती जा रही है। और जैसे ही कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत बढ़ती है, जैसे ही युद्ध जो है उसकी स्पीड बढ़ रही है जी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि एक कमांडर हो जिसको सारा कुछ मालूम है, ना कि दो कमांडर जो आपस में बात कर रहे हैं। हमारे बीच में तालमेल तो अभी भी अच्छे हैं, आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ, ये नहीं कि तालमेल नहीं है, हम दोनों की तालमेल ठीक है, लेकिन मैं एक देख रहा हूँ और एयरफोर्स चीफ कहीं और, मतलब अपने ये दोनों के ऊपर एक और होना चाहिए जो कि सब कुछ उसको मालूम है और जो क्विक डिसीजन ले सकता है विदाउट द नीड ऑफ कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन। और इसीलिए हमें लगा, हमें और अभी नहीं, ये कारगिल युद्ध के बाद की रिकमेंडेशन है कि एक इंटीग्रेटेड कि एक CDS होना चाहिए और थिएटर कमांड होना चाहिए। तब से तो अभी तक CDS तो सर फिर CDS हाँ, लेकिन फिर भी हो गया है, लेकिन थिएटर कमांड अभी भी जी। वो प्रोसीजर वो प्लानिंग स्टेज में। जी। तो इट इज़ एवोल्यूशन ऑफ वॉरफेयर, और उस एवोल्यूशन में थिएटर कमांड का होना हमें लगा कि ज़रूरी है, Required है। और उस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं। सर ऑप सिंदूर भाई 1 साल पूरे होने को भी है इस समय, और आप अपने पद से रिटायर हो चुके होंगे उस समय, लेकिन क्योंकि आपने तमाम जो सिचुएशंस हैं सालों से आपने देखा है, ऑप सिंदूर के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। और सर इसी में एडिंग टू दिस क्वेश्चन ओनली, आज के समय में भारत के लिए बड़ी चुनौती कौन है सर? चाइना, पाकिस्तान, या जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी है वो? पहले से, लेकिन ऑप सिंदूर का आप जवाब दें। एक ऑप सिंदूर एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई थी, और इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था हमारे ऑपरेशंस में, वो ये था कि उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक किए वो LC के थोड़े ही पार थे, और जो टेररिस्ट के छोटे कैंप थे, स्टेजिंग एरिया थे। पुलवामा के बाद जो बालाकोट स्ट्राइक किए वो भी POK में थे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और वो भी जो टेररिस्ट के कैंप वगैरह थे उस पर फिर सीमित थे। लेकिन पहलगाम के बाद हमने ये बदलाव लाया है स्ट्रैटेजी में कि सिर्फ टेररिस्ट कैंप नहीं, लेकिन जो उसके फाइनेंसर है, जो उनको हेडक्वार्टर है, जो उनका लीडरशिप है, चाहे जहाँ पर भी हो, चाहे POK में हो या पाकिस्तान में हो, वहाँ पर जाके मारेंगे, और आप कहीं पर भी आप सुरक्षित नहीं रहोगे। ये नहीं कि आप आराम से मुरीद के या भावलपुर में वो सेफ हो और मेरे ऊपर हमला नहीं आ सकता। और इसलिए हमारे रक्षा मंत्री ने कहा था कि हम घुस कर मारेंगे जहाँ पर भी हो। तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है उनको कि इस तरीके की कार्रवाई आप दोबारा ना करें। तो ये एक बड़ा फ़र्क है, किस तरीके से हम, हमारे अप्रोच में ही फ़र्क है, और एक बड़ी अच्छी बात है कि हमने ये कार्रवाई की। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, वो तो लॉन्ग टर्म, मेरे ख्याल से हमने पहले ही बात की है कि चाइना इज़ द लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटर। यू फील सो। सर अब ये आखिरी सवाल आपसे, द क्यूरियस एंड क्लासिफाइड पे, इस किताब पर जो आपने लिखी है, बहुत ही संयमित हो करके एक किताब लिखी जाती है और बहुत सारे थॉट्स होते हैं मन में। एक किताब जो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नहीं आई, उसके बाद किताब आप लेकर के एक सिलसिला आपका रहा। इस किताब में दर्शकों को क्या पढ़ने के लिए मिलने वाला है, और ये जब किताब दर्शक खरीदेंगे तो क्या सर आर्मी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो क्यूरियोसिटी है वो कैसे क्लासिफाइड, जो जिन चीज़ों के लिए क्यूरियोसिटी है वो क्या पूरी होगी? तो जैसे मैंने पहले कहा, इसमें 25 ऐसे रोमांचक कहानियाँ हैं, और तकरीबन सभी कहानियाँ जो है
का कनेक्शन मिलिट्री हिस्ट्री, फौजी इतिहास के साथ है। तो इतिहास के साथ साथ फ़ौज के बारे में भी इसके जानकारी मिलेगी और कैसे घटनाएं जो 150-200 साल पहले हुई है उसका असर कैसे अब भी है और आगे वाले समय में भी होने वाला है। उससे जो है प्रेरणा भी मिलती है कि इस तरीके से हमें काम करना चाहिए, जैसे फ़ौज काम करती है हमेशा आगे देखते हुए देश के रक्षा के लिए। और मैं समझता हूँ कि इन कहानियों को पढ़ के जो हमारे नागरिकों के बीच में वो जो एक गैप है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस एक्चुअली करते क्या हैं, जी। वो गैप जो दूरी है वो कम हो जाएगी और जो तालमेल होना चाहिए, जो गर्व होना चाहिए, जो फ़क्र होना चाहिए आपके आर्मी के ऊपर, वो और भी बढ़ेगा। और सर जो आपकी अनपब्लिश बुक है वो हमें कब हमारे ऐसे हाथ में आ सकती है? आएगी आएगी, बहुत जल्द आएगी। और फिर इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको जी न्यूज़ की तरफ से, आप नई किताब लेकर के आए हैं और फ़ौज जो कि नाम नमक और निशान पर चलती है। जब ये किताब आप पढ़ेंगे जो कि जनरल मनोज नरवणे ने लिखी है, तो नाम नमक निशान और किस तरीके से सेना अपनी ज़िंदगी को जीती है, कितना डिफ़िकल्ट होता है और आपस में क्या मौज काटी जाती है, ये तमाम बातें आपको इस किताब में मिलने वाली है। सर बहुत बधाई आपको, एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।